हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अनिकेत क्लासेस पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी जो तैयारी है उसे कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा जो जेके पीएससी 10+2 बॉटनी के लिए मैंने एक मास्टर कोर्स स्टार्ट करा था, और अब हम उन्हीं लेक्चर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने फोटोसिंथेसिस के ऊपर, विच इज अ पार्ट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ऑलरेडी 3 to 4 लेक्चर्स कवर किए हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आज जो हम कॉन्सेप्ट्स अपने इस क्लास में लेने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर डार्क रिएक्शन। तो एज यू नो दैट कि फोटोसिंथेसिस का जो होल प्रोसेस है उसे हम 2 फेजेस में डिवाइड करते थे, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट जितना भी है वो हम कवर कर चुके हैं अपनी पिछले क्लासेस में। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 5 ऑन दिस प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस को कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो आज हम डार्क रिएक्शन में जो मेन चीज पढ़ने वाले हैं उनका नाम है कार्बन रिएक्शंस। तो कार्बन रिएक्शंस में एक्चुअली क्या होता है, आपके पास जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, इस एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स किया जाता है और रिड्यूस किया जाता है, एंड इससे बनता है आपके पास हेक्सोज शुगर्स। ठीक है, हेक्सोज शुगर्स, जिसमें आपके पास आता है ग्लूकोज। राइट, so ले से पढ़ते हैं। द फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एट द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जनरेट्स एटीपी, रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन एंड NADPH। तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास एटीपी बना था, NADPH बना था, और फेरिडॉक्सिन भी रिड्यूस हुआ था। तो वो सारी चीजें यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के, इनको ही हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और इन्हीं की हेल्प से एक एंजाइम कैटेलाइज्ड रिडक्शन रिएक्शन होती है एटमॉस्फेरिक CO2 की, और जिससे आपके डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ओके, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये कहाँ होती है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, एंड वर लॉन्ग थॉट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, एंड इट इज रेफर्ड टू एज अ डार्क रिएक्शन। ओके, तो यहाँ से आप इन चीजों को देख सकते हो। लाइट रिएक्शन में आपके पास फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 प्लस क्लोरोफिल ये इन्वॉल्व है, जहाँ पर वाटर की फोटो ऑक्सीडेशन हो रही है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है। मीनवाइल NADPH ATP बन रहे हैं, और दीज NADPH ATP आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द केल्विन बेंसन साइकिल और कार्बन रिएक्शंस टू फॉर्म द हेक्सोज शुगर्स यानी कि ग्लूकोज। राइट, ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, PCR साइकिल। ठीक है, और जिसे हम फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, द पाथवे बाय विच ऑल द फोटोसिंथेटिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेट CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, इसी को कहते हैं कार्बन फिक्सेशन और फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन को रिड्यूस किया जा रहा है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू किया जा रहा है, राइट। तो फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन हम इसे कहते हैं। इसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, बिकॉज इन द ऑनर ऑफ मेल्विन केल्विन हु डायरेक्टेड द रिसर्च एफर्ट दैट इलुसिडेटेड द पाथवे। For his efforts and those of his associates, Calvin was awarded the Nobel Prize for Chemistry in the year 1961। ओके, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, इस प्रकार लाइट आ रही है, यहाँ से CO2 आ रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, और फोटोसिंथेसिस से वाटर से ऑक्सीजन तो बन रहा है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। बट अब हम देखने वाले हैं किसे, फॉस्फेट से ट्रायोस फॉस्फेट्स बनते हैं। ठीक है, और इन्हीं ट्रायोस फॉस्फेट्स को देन यूटिलाइज किया जाता है हेक्सोज शुगर्स बनाने के लिए। राइट, तो ये एक ओवरऑल रिएक्शन है जहां पर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज होंगे उसी बेसिस पे डिपेंड करता है एटीपी और NADPH की कॉन्सेंट्रेशन, कि कितना मॉलिक्यूल एटीपी यूज होगा, कितना मॉलिक्यूल NADPH यूज होगा। राइट, और बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट, जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो केल्विन साइकिल है, ये वाला जो केल्विन साइकिल है, दिस PCR साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 प्राइमरी स्टेजेस। तो यहाँ पर आपके पास कितनी प्राइमरी स्टेजेस है, 3 प्राइमरी स्टेजेस। अब ये 3 प्राइमरी स्टेजेस क्या क्या है, सबसे पहला है आपके पास, सबसे पहली स्टेज आती है कार्बोक्सिलेशन की। फर्स्ट स्टेज इज योर कार्बोक्सिलेशन, तो आई विल राइट ओवर हियर कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड फेज आता है रिडक्शन फेज,
और थर्ड आता है रीजनरेशन। तो ये 3 फेजेस हैं हमारे केल्विन साइकिल के, राइट? तो सबसे पहला है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? व्हेन कार्बन एटम फ्रॉम अ CO2 मॉलिक्यूल इज एडेड टू 5 कार्बन मॉलिक्यूल व्हिच इज RUBP, the resulting 6 carbon molecule is unstable and immediately splits into 3 carbon molecules, राइट? तो हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। रिडक्शन फेज में क्या होता है? सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है और एनर्जी यहाँ पर ATP और NADPH से ली जाती है एंड फाइनली आपके पास थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स के कुछ कंपाउंड्स में जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और now reduced three carbon molecules either combine to make glucose और are used to make other molecules। तो यानी कि जो तीन कार्बन का जो आपके पास मॉलिक्यूल बना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको हम यूज करके ग्लूकोज भी बना सकते हैं और इसी को यूज करके अदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी बना सकते हैं। तो अदर मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो यहाँ पर रिजनरेशन का प्रोसेस आता है जिसमें हम RUBP को 5 कार्बन जो मॉलिक्यूल है इसको रीजनरेट करवाते हैं क्योंकि यही एक प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह काम करता है इस पूरे पाथवे में। किसका प्राइमरी एक्सेप्टर? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख भी सकते हैं, दिस इज अ कार्बोक्सिलेशन फेज। मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला हमारे पास जो कार्बोक्सिलेशन फेज है, इस कार्बोक्सिलेशन फेज में एक्चुअली हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। कार्बोक्सिलेशन, आपका जो कार्बोक्सिलेशन है उसमें क्या होता है, CO2 जो है वो RUBP के साथ जुड़ता है, ठीक है। RUBP 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है किसका? CO2 का, ठीक है। और ये यहाँ पर बनता है एक अनस्टेबल 6 कार्बन जिसे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ये टूट जाता है स्टेबल 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgA। और ये कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। तो 3 + 3 6 कार्बन हो गए और कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 3 PgA बनता है। अब इस एंजाइम इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को, ठीक है। तो रुबिस्को यहाँ पर आता है और वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है और 3 PgA बनाता है जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, जो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो अ, हमारे पास जब 3 PgA बन जाता है, फिर उस 3 PgA को लेटर ऑन क्या किया जाता है? ATP एंड NADPH की हेल्प से रिड्यूस किया जाता है, राइट? और देन आपका ट्रायोस फॉस्फेट्स बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपके पास कार्बोक्सिलेशन फेज से हमें 3 कार्बन का यहाँ पर बन गया, 3 कार्बन का जो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था ये बन गया। अब इसके ऊपर होगा रिडक्शन फेज, ATP और NADPH को यूज किया जाएगा। ATP और NADPH को यूज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायोस फॉस्फेट्स बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इन द रिडक्शन फेज ऑफ केल्विन बेंजीन साइकिल, टू सक्सेसिव reactions reduce the carbon of the 3-phosphoglycerate produced by the carboxylation phase। सबसे पहले ATP formed by the light reaction phosphorylates your 3 PgA at the carboxyl group yielding a mixed anhydride 1,3-bisphosphoglycerate। तो यहाँ पर आपके पास ये जो आपका बना है दिस वन, ये वाला, ये क्या है? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। क्योंकि यहाँ पर दो जगह पे फॉस्फेट, दो फॉस्फेट्स को ऐड किया गया है ना? तो ये हो जाएगा बिस फॉस्फोग्लिसरेट, फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में NADPH को यूज किया जाएगा और NADPH क्या करेगा? अगेन हमारे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करेगा और बनाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पर आपके पास आ गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल G3P लिखेंगे सिंपली।
राइट? तो ये हुआ रिडक्शन फेज में, और रिडक्शन फेज में आप देख सकते हो दो चीजें यूज हो रही हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। अब इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर नहीं जाएंगे कि 6 मॉलिक्यूल है, 9 मॉलिक्यूल है, 12 मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, रेशो के ऊपर नहीं जाएंगे। आप सिंपली अभी समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये जो G3P है, ये एक्चुअली क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट है, 3 कार्बन का है, तो ये क्या है आपका ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बन गया, अब ये किस में एंटर करेगा, ये एंटर करेगा रीजनरेशन के फेज में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, रीजनरेट, देखो आपका जो ट्रायोस फॉस्फेट बन गए हैं बहुत सारे, अब वो ट्रायोस फॉस्फेट यूटिलाइज किए जाएंगे। ठीक है, तो लेट मी शो यू, यहाँ पर मैं एक स्लाइड ऐड करूंगा और आपको चीजों को और क्लियरली बताऊंगा, सो दैट आप हर एक चीज अच्छे से समझ पाओ। यस, नो, इट इज ऑल्सो ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर, यस। देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या हुआ, CO2 ली गई, है ना? CO2 से आपका RUBP जुड़ा, 3PGA बना, जिसे हम फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। देन ATP NADPH की फॉर्म हेल्प से यूटिलाइज करके ट्रायोस फॉस्फेट बने। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट बने, G3P, ये सारे ट्रायोस फॉस्फेट यहाँ पे बन गए। अब इन ट्रायोस फॉस्फेट्स को यूटिलाइज किया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ट्रायोस फॉस्फेट्स आइसोमराइजेशन रिएक्शन से DHAP बनाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे DHAP, DHAP, DHAP। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास दो ट्रायोस फॉस्फेट्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट यूटिलाइज किए जा रहे हैं, और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट बन गए। अब सबसे पहला काम था ग्लूकोज बनाना, तो हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट्स लिए, जिसमें से एक फॉर्म DHAP वाली थी और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाली थी। ये जब कंबाइन होते हैं तो बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 6 कार्बन का। अब ये जो फ्रक्टोज जो है हमारे पास, लाइक दिस 6 कार्बन का, 1 2 3, इसके 6 कार्बन में से पहले और छठे कार्बन पे यहाँ पर फॉस्फेट है, तो अब इसको रिमूव करना है। तो एक फॉस्फेट यहाँ पे रिमूव होगा, फर्स्ट वाला, तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइजेशन से बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम बना देंगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीजें बन रही हैं, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बन जाएगा फाइनली आपका ग्लूकोज, जब फॉस्फेट को हम रिमूव कर देंगे। तो ये बन गया आपका पास हेक्सोज शुगर, बन गई। अब हमारे पास जो लेफ्ट आउट ट्रायोस फॉस्फेट्स हैं, इनको यूज करके हम रीजनरेशन का प्रोसेस चलाएंगे, और रीजनरेशन बहुत जरूरी है। रीजनरेशन से क्या होगा, आपका आरयूबीपी रीजनरेट होगा, और उस आरयूबीपी को फिर फर्दर नेक्स्ट केल्विन साइकिल में यूज किया जाएगा, राइट? सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का आएगा, और यहाँ से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी बना है, ये भी यहाँ से आएगा। तो ये आया 3 कार्बन का, ये आया 6 कार्बन का। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पर हमारे पास, 9, राइट? 3 और 6 हो गए 9। अब ये यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, कंबाइन करके दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक है आपके पास एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और एक है आपके पास जाइलोलोज 5 फॉस्फेट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, आपका जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है वो 4 कार्बन का है, और ये है 5 कार्बन का। तो 4 और 5 हो गए 9। तो मतलब जो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो है कार्बन मॉलिक्यूल्स की, कार्बन एटम्स की, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल है। इसके बाद क्या होगा, ये सारा रीजनरेशन का प्रोसेस है। अब हमारे पास फर्दर एक और जो G3P है, जो अपनी DHAP की फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ से इसे लिया जाएगा और इथ्रोस 4 फॉस्फेट से कंबाइन किया जाएगा। तो 3 और 4 कार्बन जब कंबाइन करेंगे, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा 7 कार्बन का, जिसका नाम है सीडोहेप्टुलोज 17 बिस फॉस्फेट, राइट? सीडोहेप्टुलोज 17 बिस फॉस्फेट, ओके। अब क्या होगा, हमारा जो सीडोहेप्टुलोज 17 बिस फॉस्फेट है, ये क्या करेगा, यहाँ से अपने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव करवाएगा, है ना? क्योंकि इसके पास 2 फॉस्फेट है। तो 2 फॉस्फेट लेकर ये बहुत हैवी हो जाता है। तो ये कहता है कि तुम एक फॉस्फेट मुझसे रिमूव कर दो। अब क्या होगा, अब आपका एक और जो मॉलिक्यूल ऊपर बचा है, ऊपर बैठा है, वो वेट कर रहा है। G3P ट्रायोस फॉस्फेट आएगा और यहाँ पर आकर इससे कंबाइन करेगा। 3 कार्बन, 7 कार्बन हो गए 10 कार्बन। अब इस 10 कार्बन को तोड़ा जाएगा 5-5 कार्बन वाले दो कंपाउंड्स में, और उनका नाम है राइबोज 5 फॉस्फेट
और जाइलोलोज 5 फॉस्फेट। तो ये भी 5 कार्बन का, ये भी 5 कार्बन का, राइट? तो ये भी 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन। पीछे भी एक जाइलोलोज 5 फॉस्फेट बना था, तो टोटल हो गए 15 कार्बन, राइट? तो अब ये तीनों के तीनों मिलते हैं, तीनों के तीनों मिलते हैं और मिलकर 3 मॉलिक्यूल बनाते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट के। देखो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 15, है ना? तो 15 को अगर हम 3 में डिवाइड करें, तो 5-5 कार्बन के आपको कंपाउंड मिलेगा। तो वो 5-5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल आ गए आपके पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट के। अब ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट है और आपको बनाना है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो यू हैव टू ऐड 1 फॉस्फेट एट द फर्स्ट कार्बन। तो फॉर दिस पर्पस यू विल यूज एटीपी। यू विल यूज एटीपी जो आपको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डोनेट करके देगा, है ना? जो देगा, प्रोवाइड करेगा। तो जब एटीपी यूज होगा और फॉस्फेट यहाँ पर ऐड किया जाएगा, तो बन जाएगा राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। इसको तो हम रीजनरेट करवा चुके हैं, हम बस अब ये दोबारा से एंटर करेगा साइकिल में, राइट? तो एक ग्लूकोज बनने के लिए 6 बार साइकिल चलता है, क्योंकि एवरी टाइम एक ही CO2 आएगा, है ना? तो एक CO2 से ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। तो व्हाट यू विल नीड 6 केल्विन साइकिल्स टू फॉर्म अ ग्लूकोज। 6 कार्बन का एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 बार इस साइकिल को चलाना पड़ेगा, राइट? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम हियर, ये आपके पास पूरा का पूरा रीजनरेशन फेज है। इसकी रीजनरेशन हो रही है, RUBP की रीजनरेशन हो रही है, ठीक है? देन अब ये जो रिएक्शंस यहाँ पे कैटालाइज हो रही हैं 1 2 3 4, इनकी ये जो नंबरिंग्स हैं, इनका मैंने नीचे एंजाइम्स भी लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हो। जैसे अल्डोलेज, अल्डोलेज क्या करवाता है? अल्डोलेज यहाँ से इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है, ठीक है? अब जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, फोर्थ नंबर वाली जो रिएक्शन है वो कौन कैटालाइज करवा रहा है? वन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। तो ये सारे जो नाम हैं एंजाइम्स के, वो ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तो अब हम थोड़ा सा अगर और देखने की कोशिश करें यहाँ पर, यू कैन ऑल्सो सी, आपके पास जो ट्रायोस फॉस्फेट्स बने थे, DHAP से कंबाइन किया उसने, और ये सुक्रोज सुक्रोज ये बनाए, मतलब हेक्सो शुगर्स बनाए। आपके पास ग्लूकोज बना, फिर ग्लूकोज फर्दर स्टार्च और सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, राइट? स्टार्च क्लोरोप्लास्ट में, सुक्रोज साइटोसोल में, और सुक्रोज से फ्लोएम में जाकर देन ट्रांसलोकेट करवाया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए, ठीक है? कुछ ट्रायोस फॉस्फेट को एक्सपोर्ट करवा दिया जाता है साइटोसोल में। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? C3 साइकिल से, जिसे हम कहते हैं केल्विन साइकिल। अब इसे C3 क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है इस साइकिल का, वो 3 कार्बन का होता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं C3 साइकिल। क्या नाम देते हैं इसे हम? C3 साइकिल, राइट? अब अगर हम एनर्जेटिक्स की बात करें कि भाई कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज होंगे और उसके लिए कितना एटीपी लगेगा, तो यहाँ पर ध्यान दो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंटर करता है साइकिल में, एंटर्स द साइकिल, ठीक है? अब आपको पता है जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, ठीक है? तो 6 कार्बन बनाने के लिए कितने साइकिल लगेंगे? 6 साइकिल लगेंगे। तो 6 साइकिल लगेंगे तो आपको कितने CO2 चाहिए? 6 CO2 चाहिए, ठीक है? और 6 CO2 यहाँ पे क्या करेंगे? दे विल गोइंग टू फॉर्म द 6 कार्बन हेक्सोज शुगर, ओके? अब जब भी आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यूज होता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो सिमुलेटिव पावर्स यहाँ पे यूज हो रही हैं, वो 3 मॉलिक्यूल एटीपी के यूज होते हैं और 2 मॉलिक्यूल NADPH के यूज होते हैं, ठीक है? 3 मॉलिक्यूल एटीपी के। अब 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 2 एटीपी आपके रिडक्शन फेज में और 1 एटीपी आपका रीजनरेशन फेज में, लास्ट स्टेप में, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले याद रखो कि आपका एक CO2 आया था, RUBP से ज्वाइन किया था, आपको 3 PGA बना था, 2 मॉलिक्यूल बने थे इसके, लाइक दिस, ठीक है? अब इसी से फर्दर रिडक्शन हुई और 2 एटीपी यहाँ पे यूज हुए,
दो एटीपी से दो एडीपी निकले, और ये प्रोसेस था आपके पास रिडक्शन का। इसमें एक्चुअली क्या हुआ, जो दो मॉलिक्यूल हैं 3 पीजीए के, इनके साथ क्या जोड़ा गया, फॉस्फेट, और वो फॉस्फेट किसने दिया, एटीपी ने दिया। हो गया, तो ये बन गया आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नेक्स्ट लेटर ऑन, जब आपके पास राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट था, 5 कार्बन का, और इसे आपने कन्वर्ट करना था राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में, राइट, यही बनाना था। राइबुलोज के पास एक ही फॉस्फेट है 5th कार्बन पे, लेकिन इसके फर्स्ट पे भी चाहिए, तो भाई डाल दो, एटीपी डाल दो। कितने एटीपी लगेंगे, एक एटीपी लगेगा और एक एडीपी निकलेगा। तो यहाँ पर हो गए टोटल 3 एटीपी, और 2 NADPH आपके यूज हुए थे रिजनरेशन के प्रोसेस में, राइट। ठीक है, तो यहाँ से आप चीजों को निकाल सकते हो, जो भी आपका एनर्जेटिक्स है। तो एनर्जेटिक्स को आप यहाँ से रीड कर लेना, जो भी मैंने आपको बताया है वही चीजें यहाँ पर मेंशन हुई हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आपसे एक चीज पूछूं, वन मॉलिक्यूल, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल बनाना है, तो मुझे बताओ उसके लिए कितने एटीपी लगेंगे और कितने NADPH लगेंगे। और आपको याद होना चाहिए, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तो बस यहाँ से आप इजिली एटीपी और NADPH का नंबर निकाल सकते हो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ टास्क आपने करना है, और आपने इसको निकाल कर कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। सो ये है आपके पास C3 साइकिल के बारे में। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो इजिली हो जाएगा याद। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पाथवे की तरफ, जिसका नाम है C4 पाथवे। ठीक है, C4 पाथवे, जिसे हम हैच एंड स्लैग साइकिल से भी रिगार्ड करते हैं। सॉरी, हैच एंड स्लैग साइकिल। ठीक है, अब ये एक तरीके का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की तरह इसे रिगार्ड किया जाता है। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, दो अलग अलग स्पीशीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर तरीके के आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एनालॉगस कैरेक्टर्स वहां पे डेवलप होते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से। ऑल्दो वो जो स्पीशीज हैं वो डिफरेंट है टोटली, जैसे आपने पढ़ा होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। हम्म, आपके पास जो मार्सुपियल्स थे, है ना, उनके केस में देखा जाता है। तो वैसा ही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पे भी देखने को मिलता है प्लांट्स के केस में। तो C4 पाथवे इज अ काइंड ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस कैरेक्टर, राइट, जहाँ पर इनका जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, वो सिमिलर हो जाता है, फंक्शन सिमिलर हो जाता है, राइट। तो इट इज अ काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, ग्राम्स एनाटमी, बायोकेमिकल अडेप्टेशन, C4 पाथवे, राइट। तो इसमें अडेप्टेशन में, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में ग्राम्स एनाटमी के बारे में आप डाल सकते हो, बायोकेमिकल अडेप्टेशन में C4 पाथवे आप डाल सकते हो। ठीक है, ग्राम्स एनाटमी क्या है, जब आप इसकी एनाटॉमिकल डिटेल्स देखते हो, आपको दो तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं, बंडल शीट सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स। अब बंडल शीट सेल्स और मेसोफिल सेल्स में दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंसेस हैं, बंडल शीट सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो ए ग्रेनल है, उसमें ग्रेनास उतने नहीं है, ग्रेनास के बिना है, ग्रेनास एब्सेंट है। मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है। तो ये हो गया ए ग्रैनल, ये हो गया ग्रैनल। जब ए ग्रैनल है तो 2000 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ CO2 फिक्स कर सकता है, ग्रैनल है तो 1000 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ CO2 फिक्स कर सकता है। देखिए, बंडल शीट सेल में डार्क रिएक्शन बहुत ज्यादा होगी, रुबिस्को ज्यादा है, सेकेंडरी फिक्सेशन ऑफ CO2 ज्यादा से ज्यादा करेगा, क्योंकि ए ग्रेनल लाइट रिएक्शन उतनी नहीं हो पा रही, तो डार्क रिएक्शन वहां पे होगी। और मीजोफिल सेल में ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होने के कारण लाइट रिएक्शन का जो लेवल है, जो इंटेंसिटी है वो हाई है, और यहाँ पर O2 भी क्या होगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, अब इस केस में आपके पास जो C4 पाथवे है, इसमें क्या डिफरेंसेस है फर्दर मोर, मैं आपको बता दूं यहाँ पर। C4 पाथवे में जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, acceptor for CO2 is a 3 carbon molecule.
और उसका नाम है पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है। हम ये ग्रैंड्स एनाटमी आ गई। ग्रैंड्स एनाटमी में आपके पास मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, बीच में वैस्कुलर बंडल। ठीक है। बाकी आप इसे क्रैंस क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रैंस का मतलब होता है रीथ। रीथ ऐसे एक बनता है जब भी कोई भी आपके पास कोई भी सोल्जर शहीद होता है तो आप देखते हो उसके 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 जो वो पार्थिव शरीर होता है उस पे समर्पित किया जाता है ना, दैट इज अ रीथ। तो उसी शेप की एनाटमी यहाँ पर देखने को मिलती है, क्रैंस एनाटमी कहते हैं। ठीक है। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे गुस्टैव हैबरलैंड, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। और ये जो स्पेशल टाइप ऑफ एनाटमी होती है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल एंड द बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है। बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है उसको एक पर्टिकुलर काम मिल जाएगा, और मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट को एक अलग काम मिल जाएगा। तो मतलब काम को ही क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप इस पूरे पाथवे को देख सकते हो। सबसे पहले CO2 आएगा। प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। ये इसे कंबाइन करेगा और बना देगा 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये प्रतिक्रिया कहाँ हो रही है? मेसोफिल सेल में हो रही है। ठीक है। मेसोफिल सेल में आपका ऑक्सैलो एसीटेट बनता है और ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो मैलेट है 4 कार्बन का, ये भेजा जाता है बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में जाकर ये टूटता है। इसकी होती है डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन से एक मॉलिक्यूल CO2 का निकलता है, और बंडल शीथ सेल में जो डार्क रिएक्शन हो रही है, कैल्विन साइकिल चल रहा है, उसके अंदर ये CO2 एंटर कर जाएगा और ग्लूकोज बना देगा, राइट। मीनवाइल जो मैलेट 4 कार्बन का था, वो 3 कार्बन के पायरुवेट में टूट जाता है, और पायरुवेट आ जाता है हमारे मेसोफिल सेल में। और फिर ये पायरुवेट क्या करता है, ATP का यूज करके, और यहाँ पर टू फोल्ड पायरोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होती है, और अगेन पेप को रीजनरेट करवाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिएक्शन है। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज नाम का एंजाइम है जो पायरुवेट को यहाँ पर फॉस्फोराइलेट करता है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट catalyzes a two-fold phosphorylation in a reversible reaction. One phosphate residue is transferred from ATP to pyruvate. देखो, एक ATP को यूज किया जा रहा है और ATP से फॉस्फेट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। और सेकंड वन टू फॉस्फेट, सेकंड जो फॉस्फेट है वो कहाँ भेजा जा रहा है, इसके पास, और ये बन रहा है। तो मतलब ATP के पास 3 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट चला गया इसके पास, दूसरा फॉस्फेट चला गया इसके पास, और तीसरा फॉस्फेट बना, तो ये AMP की फॉर्म में यहाँ पे निकल जाता है। तो इट इज अ टू फोल्ड पायरो टू फोल्ड फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, प्रोटीन डायकाइनेज। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब जो ये हमारे पास पूरा का पूरा होल प्रोसेस है C4 पाथवे का, इसके आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। There are three variants. देखिए, mechanism of C4 acid decarboxylation in chloroplast of bundle sheath cell. अब आपके पास जो बंडल शीथ सेल है, आपको पता है इसके अंदर क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना। किसका डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पर, मैलेट का, और या तो एस्पार्टेट का। तो आपके पास 3 वेरिएंट्स हैं, NADP मैलिक एंजाइम, NAD मैलिक एंजाइम, और पेप कार्बोक्सी काइनेज। तो ये these three are the variants जो कि डिकार्बोक्सिलेशन एंजाइम के वेरिएंट्स हैं, जो बंडल शीथ सेल में पाए जाते हैं। और ये हमारे उस 4 कार्बन का जो एसिड है उसको डिकार्बोक्सिलेट करते हैं, और 3 कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, चाहे वो पायरुवेट हो, एलानिन हो, पायरुवेट फॉस्फेनोल हो, है ना, ये सारी चीजें हो। ओके। तो ये है 3 वेरिएंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट वेरिएंट, NADP मैलिक एंजाइम टाइप। मैं आपको पहले इसमें बता देता हूँ, दिस वन, इसे आप देखिए ध्यान से। तो ये आपके पास CO2 आया, सबसे पहले CO2 कौन से सेल में एंटर करेगा, मेसोफिल सेल। ठीक है। मेसोफिल सेल में आके बाइकार्बोनेट बनाता है, और ये कंबाइन करता है पेप के साथ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ। पेप्केस एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट होता है और इस रिएक्शन को कैटालाइज करके बनाता है मैलेट। ठीक है।
मैलेट 4 कार्बन का चला गया हमारे बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल है ये। तो जो मैलेट हमारे पास यहाँ पे बना है, ये फर्दर टूटता है, इसकी डिकार्बोक्सिलेशन होती है। तो डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे कौन करवा रहा है? NADP मैलिक एंजाइम, जिससे CO2 बनेगा, पायरुवेट बनेगा। CO2 चला जाएगा केल्विन बेंजीन साइकिल में और पायरुवेट वापस आएगा बाहर। बाहर जाकर फॉस्फेट डाइकाइनेज, यहाँ पे जो प्रोटीन डाइकाइनेज नाम का जो एंजाइम है, वो पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब हम इन तीनों वेरिएंट्स के बारे में देखते हैं। तो ये हमारे पास पहला वेरिएंट है जो कौन सा है? NADP मैलिक एंजाइम। ठीक है। NADP मैलिक एंजाइम में एक्चुअली है क्या? ध्यान से देखिएगा। ये क्या करता है? मैलेट को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? मैलेट को। मैलेट को पायरुवेट में तोड़ता है। सिंपल वन। देखिए मैलेट को किस में तोड़ रहा है? पायरुवेट में। बस इसमें सिंपल है। इसको देखिए। और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये चीज आपने याद रखनी है। क्लोरोप्लास्ट। किसकी क्लोरोप्लास्ट में? बंडल शीथर की क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। इसके बाद ये है आपके पास NAD मैलिक एंजाइम टाइप। अब इस केस में देखो। इस केस में आपका जो बंडल शीथ सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये डिकार्बोक्सिलेशन करवा रहा है। इजंट इट? देखो ये डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है। NAD मैलिक एंजाइम यहाँ पर करवा रहा है और पायरुवेट बन रहा है। तो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसकी माइटोकॉन्ड्रिया? बंडल शीथ सेल की। बस बाकी यहाँ पर देख सकते हो एवरीथिंग इज सेम। अब इस केस में आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो कि जो कंपाउंड्स आपके एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसलोकेट किए जा रहे हैं, वो अमीनो एसिड्स की फॉर्म में हो रहे हैं और यहाँ पर ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है। ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन। तो इसने यहाँ पर क्या लिखा है? एस्पार्टेट को एलानीन में कन्वर्ट करता है। तो ये देख लो, ये एस्पार्टेट आ गया, एस्पार्टेट को एलानीन में। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एस्पार्टेट और लास्ट में आया एलानीन। ठीक है। तो ये दो यहाँ पर चीजें बन रही हैं आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन। ये है पेप कार्बोक्सी काइनेस वेरिएंट। पेप कार्बोक्सी काइनेस वेरिएंट में एक्चुअली है क्या? इसमें डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ होती है? साइटोसोल में। ठीक है। यहाँ पर आपके पास साइटोसोल में हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब साइटोसोल किसकी? बंडल शीट की। राइट। अब ये तो चलेगा ही, NAD वाला तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर जब आप देख पा रहे होंगे साइटोसोल में आपका एस्पार्टेट यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, या तो पायरुवेट में या एलानिन। तो इसमें तीनों चीजें आ सकती हैं। तो ये आपका पेप कार्बोक्सी काइनेज वाला वेरिएंट। साइटोसोल में क्या हो रही है? डी कार्बोक्सिलेशन। तो कुछ नहीं करना, बस इस स्लाइड को याद रखना है कि पेप कार्बोक्सी काइनेज में साइटोसोल में बंडल शीट की साइट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन है और मेसोफिल सेल से बंडल शीट सेल में जो प्रोडक्ट जा रहा है वो स्पार्टेट है। बंडल शीट सेल से जो मेसोफिल सेल में जा रहा है वो एलानिन भी हो सकता है, पायरुवेट भी हो सकता है, पेप भी हो सकता है यहाँ पर इस केस में। राइट। सो यहाँ से आपका ये भी क्लियर हो गया C4 पाथवे। ठीक है। तो अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे पास जो चीजें बची हैं वो है रुबिस्को के बारे में। रुबिस्को के बारे में देन विल कवर द कैम पाथवे। ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग अलग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, जिससे आपका ये जो और नेक्स्ट एक और है फोटो रेस्पिरेशन। तो ये चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करके आपके फोटोसिंथेसिस को कवर कर लेंगे। तो आई होप जितनी भी चीजें आज हमने कवर की हैं आपको समझ आई होंगी। दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। राइट। चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।